कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं विद ऑल गवर्नमेंट जॉब। बच्चों वैकेंसी बहुत आने वाली है, बस आप तसल्ली से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस सेट कीजिए। जैसे कि कल मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो भेजा था और इस उक्ति के माध्यम से, इस डायलॉग के माध्यम से आपको एक मैसेज दिया था, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा। जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो जब गवर्नमेंट में चले जाओगे तो आपके ऊपर भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। यदि गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तब भी आप कुछ ना कुछ कार्य तो करोगे, तो पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ उस कार्य को करो। आपकी सफलता में मैं एक छोटा सा सारथी बनकर आया हूँ और आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अपने हिस्से की जो मेहनत है, जिम्मेदारी है, वो आपको निभानी पड़ेगी। अभी आपको क्या है, केवल और केवल जो हम पढ़ा रहे हैं उसको क्या है, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और रिवीजन करना है, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट के हम क्वेश्चन दे रहे हैं। इसी से हमारी कल बात हुई थी कि यहाँ पर कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। हमने धारा 370 को लिया था, हमने धारा 370 को लिया था और धारा 370 में हरि सिंह जी ने जो बीज बोया था उसको आधुनिक भारत में वर्तमान में किसने, मोदी ने उखाड़कर फेंक दिया है। ठीक है, तो आप भी स्वतंत्र भारत में जन्मे हो, आप भी गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करो, भारत का एक हिस्सा बनो। भारत आप सबसे मिलकर बना है। ठीक है, आइए स्टार्टिंग करते हैं और आपकी उस राह में मैं एक सारथी के रूप में आपके साथ खड़ा हूं और जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको सामने खड़ा मिलूंगा। तो बात चली थी लेसन 2 की और लेसन 2 में हम एटमॉस्फेयर को पढ़ रहे हैं और एटमॉस्फेयर में आज पार्ट 9 लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, पार्ट 9 आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमिडिटी। टॉपिक डाल लीजिए ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, जल्दी से डालिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी और आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता क्या है, जो वायुमंडल है, जो वायुमंडल है और वायुमंडल में जो आपने जो वायुमंडल में जब मैंने आपको वायुमंडल पढ़ाया था तो वायुमंडल में जो वायु का आवरण है, ठीक है, ये जो वायु का आवरण है किससे बना है आपको बताता है, कुछ तात्विक गैसें हैं और जल वाष्प है। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प है यही क्या है, यही आर्द्रता है। वायुमंडल में जो जलवाष्प है यही आर्द्रता है। आर्द्रता 3 प्रकार से होती है। आर्द्रता को 3 प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो सामान्य टेम्परेचर पर, ठीक है, एक सामान्य टेम्परेचर जिसे हम क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, और सामान्य टेम्परेचर पर मैक्सिमम कितनी, सामान्य टेम्परेचर पर जो उसकी कैपेसिटी है, भाई यदि सपोज करो यहां से ये क्या है आपका कर्क रेखा, सॉरी 0 डिग्री है, तो यहां पर ये क्या है, यहां पर इस प्रकार से हवाएं गर्म होकर ऊपर को उठेंगी, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर कैसा है, लो प्रेशर क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लो प्रेशर क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर जो गर्म हवा होती है, जो गर्म हवा होती है उसमें नमी को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। अब कहीं कहीं पर क्या है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी हवा क्या है, ठंडी है, तो यहाँ मैक्सिमम वायु थोड़ी आ पाएगी। तो सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है निरपेक्ष आर्द्रता का। निरपेक्ष आर्द्रता का, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है कि किसी स्थान विशेष पर जो तापमान होता है उसमें मैक्सिमम कितनी जो है आर्द्रता आ सकती है। और एक होती है विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। तो विशिष्ट आर्द्रता क्या है, प्रति 1000 ग्राम पर कितनी उसमें नमी है, कितनी जलवाष्प मौजूद है। तो इन्हीं सब बातों को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और इसको क्लियर करते हैं। तो टॉपिक डालने होगा आपने ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। लिखिए आर्द्रता की परिभाषा, आर्द्रता की परिभाषा लिखेंगे, लिखिए वायु में पाई जाने वाली, वायु में पाई जाने वाली जलवाष्प की मात्रा को, वायु में पाई जाने वाली जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। इसे हाइग्रोमीटर, क्वेश्चन आया हुआ है कि जलवाष्प को किससे मापते हैं, इसे हाइग्रोमीटर, इसे हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, नापानी मापा जाता है। ठीक है, इसे
हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब ये भी तो मापा जाएगा कि जब कपड़ा नापते हैं तो क्या है, 2 मीटर कपड़ा ले रहे हैं तो इसकी जो इकाई है, इसकी जो इकाई है वो ग्राम पर मीटर क्यूब है, ग्राम पर मीटर क्यूब है। लिखेंगे इसकी इकाई ग्राम पर मीटर क्यूब है, इसकी इकाई ग्राम पर मीटर क्यूब है। ग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे कोई कमरा है, ठीक है, उसमें जो उसका जो आयतन है उसमें कितनी हवा आ सकती है, ठीक है, कितनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो मीटर में होती है, तो इसकी इकाई ग्राम पर मीटर क्यूब है ये, ठीक है। आर्द्रता के प्रकार, अगला टॉपिक लेंगे इसमें आर्द्रता के प्रकार। आर्द्रता के प्रकार बराबर 3। प्रकार कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। पहला सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। दूसरा क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। और तीसरा विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, ठीक है, नोट कीजिए विशिष्ट आर्द्रता। पहला पॉइंट डालेंगे, फिर उसके बाद पहला पॉइंट डालेंगे सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता में बताया है किसी स्थान विशेष पर, जैसे यहां पर कितनी आर्द्रता है, इस ये पे जहां मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो वहां पर भी क्या है, वहां पर भी जलवाष्प मौजूद है। तो ये जो यहाँ गर्मी आ रही है जिससे मुझे पसीना आ रहा है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नमी है। जैसे जब ठंड पड़ती है तो वहां पर क्या है, नमी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर नमी क्या है, कम है, लेकिन कुछ तो है। तो इस स्थान पर कितनी, सामान्य तापमान पर कितनी उसमें जलवाष्प मौजूद है, उसे क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। लिखिए इसको, किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर वायु के प्रति इकाई आयतन में, वायु की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा, उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को, जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। इसे डाल लीजिए निरपेक्ष, ये पहले नंबर की जो है ये थोड़ी सी मिस्टेक है, निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे, ठीक है। नंबर 2, वहां भी चेंज कर लेना जो आपने पहले लिखा है। नंबर 2 सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष वर्ड क्लियर होता है कि किसी के सापेक्ष, है ना। तो ये किसके सापेक्ष है आपको पता चलेगा अभी। जो टोटल किसी वायु में मैक्सिमम जो क्षमता होती है, जो मैक्सिमम वायु आ सकती है, उसके और निरपेक्ष आर्द्रता के अनुपात को, प्रतिशत अनुपात को क्या बोलते हैं, सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। तो लिखेंगे इसको, किसी निश्चित तापमान पर वायु की निरपेक्ष आर्द्रता, वायु की निरपेक्ष आर्द्रता तथा नमी क्षमता के अनुपात को, तथा नमी क्षमता के अनुपात को कितनी मैक्सिमम नमी में आ सकती है ना, और ये निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। तो ये इसके सापेक्ष हो गया, निरपेक्ष आर्द्रता के अनुपात को, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रतिशत अनुपात, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रतिशत अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसे प्रतिशत में मापा जाता है। इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसे प्रतिशत में मापा जाता है, ठीक है, इसे प्रतिशत में मापा जाता है।
ठीक है, नीचे नोट करके लिखेंगे जब सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है, जब सापेक्ष आर्द्रता, ये वाली आर्द्रता, जब सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है तो वह वायु संतृप्त हो जाती है। संतृप्त, इसका मतलब इसमें और नमी नहीं आ सकती, ठीक है, और जलवाष्प नहीं आ सकती, ठीक है, तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं, उसे संतृप्त वायु कहते हैं। अब आगे चलते एक टॉपिक आएगा आपका संघनन, आगे चलते जलवाष्प से संबंधित टॉपिक आएगा संघनन। संघनन तो यहां से जब वायु संतृप्त हो जाती है तो यहां से संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन आ सकता है तो इसमें लिख लीजिए, जब वायु संतृप्त हो जाती है, जब वायु संतृप्त हो जाती है तो उसके पश्चात संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसके पश्चात संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नंबर 3 लिखेंगे विशिष्ट आर्द्रता, नंबर 3 है विशिष्ट आर्द्रता। लिखेंगे प्रति 1000 ग्राम, प्रति 1000 ग्राम वायु में उपस्थित, प्रति 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। भाई यहां ये पूरा वायुमंडल है तो यहां पर 1000 ग्राम, ठीक है, प्रति 1000 ग्राम में कितनी जलवाष्प है उसे क्या कहेंगे, विशिष्ट आर्द्रता कहेंगे, ठीक है, उसे विशिष्ट आर्द्रता कहेंगे। इसकी इकाई क्या हो जाएगी भाई, जो निरपेक्ष आर्द्रता है तो इसकी इकाई क्या है, ग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये 1000 है तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इकाई ग्राम पर किलोग्राम होती है, किलोग्राम क्यूब। 1000 का मतलब 1 किलो होता है ना, ग्राम पर किलोग्राम होती है। अब यहां पर बात आती है नमी क्षमता की, बात यह आती है कि नमी क्षमता क्या है। तो नमी क्षमता को समझेंगे, नमी क्षमता को समझेंगे, नमी क्षमता क्या होती है। देखिए एक ही वायु क्या है, गर्म वायु है, ये क्या है, गर्म वायु है। अब इसमें जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता, इसमें इसके कण दूर दूर होते हैं तो यहां पर जल वाष्प ज्यादा आ सकती है, तो गर्म वायु की जो क्षमता होगी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब यहां पर क्या है, यहां पर ठंडी वायु है, यहां पर ठंडी वायु है तो यहां पर वायु के कण क्या है, पास पास में होंगे, तो यहां पर अपेक्षाकृत क्या है, कम जलवाष्प आ पाएगी, कम जलवाष्प आ पाएगी, ठीक है। तो अलग अलग यदि ठंडी जलवायु है जैसे 30 डिग्री के आसपास तो वहां पर क्या है, वहां पर कम जलवाष्प आएगी। इसीलिए क्या होता है, मौसमी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं क्योंकि वहां से क्या है, वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, ठीक है, और ऊपर जाकर संघनित हो जाती है, जो कि अगले चैप्टर में आपको बादल और वर्षा में की क्रिया होगी। अभी एटमॉस्फेयर में जो नमी है वो क्या है, उस नमी को समझा रहे हैं। तो नमी 3 प्रकार से हो सकती है, एक तो निरपेक्ष आर्द्रता, और ये क्या है, सापेक्ष आर्द्रता। किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, नमी क्षमता के सापेक्ष, किसके, नमी क्षमता के सापेक्ष। तो तारीफ तो पहले नमी क्षमता, नमी क्षमता, ठीक है। ये दोनों चित्र बना लीजिए, ये दोनों चित्र बना लीजिए। इसको लिखिए गर्म वायु और इसको लिखिए ठंडी वायु, गर्म वायु और ठंडी वायु, ठीक है। तो लिखिए इसके नीचे, किसी वायु
कि जल ग्रहण किसी वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता को, किसी वायु की जल वाष्प, ये ब्लू कलर की क्या है, ये जल वाष्प है, और ये ब्लैक क्या है, ये वायु है। तो किसी वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता को नमी क्षमता कहते हैं, क्षमता को नमी क्षमता कहते हैं। तापमान बढ़ने पर यह बढ़ जाती है और तापमान घटने पर यह घट जाती है। तापमान बढ़ने पर यह बढ़ जाती है और तापमान घटने पर यह घट जाती है। तो नीचे लिख लेंगे नमी क्षमता अनुक्रमानुपाती होती है किसके, तापमान के, ठीक है। लेकिन यदि नमी क्षमता की हम बात करें, ये व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, ये आपकी सापेक्ष आर्द्रता की। तो इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, यदि नमी क्षमता कम होगी तो तापमान भी क्या है वहां कम होगा, और यदि नमी क्षमता बढ़ रही है तो सापेक्ष आर्द्रता घटेगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन आ गई जहां मैक्सिमम जितनी नमी जा सकती थी उतनी नमी चली गई, सॉरी जल वाष्प उतना चली गई, तो वहां पर वायु क्या हो जाएगी, वो संतृप्त हो जाएगी। तो इसमें लिखेंगे नीचे, जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है उसे वायु का ओसांक कहते हैं। जिस वायु पर वायु संतृप्त हो जाती है उसे वायु का ओसांक कहते हैं, उसे वायु का ओसांक कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे सर्दियों में क्या होता है भाई, सर्दियों में नमी तो ऑलरेडी होती है, सर्दियों में मौसम में आर्द्रता तो ऑलरेडी होती है, लेकिन क्या है जब वहां पर उससे अधिक वहां पर मैक्स जितनी इसमें वायु जानी थी, जितनी जल जानी थी वो चली गई, अब इसकी और क्षमता नहीं है। तो ये क्या होगा, जैसे आप देखते होंगे सर्दियों में आपकी खिड़कियों पर कांच की खिड़कियां हैं, तो वहां पर बूंद के रूप में क्या है, ये खिड़की है तो बूंद के रूप में यहाँ पर दिखाई देगी जमी हुई, ठीक है। बाहर जूते रख दिए गए हैं तो जूतों के ऊपर भी क्या है, ओस के रूप में वो सूर्य की गर्मी पाती है तो बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो लिखेंगे इसमें, जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है उसे वायु का ओसांक कहते हैं, उसे वायु का ओसांक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, सर्दियों में बाहर रखे जूते कांच की दीवार आदि पर, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब समझेंगे संघनन की प्रक्रिया को, अब समझेंगे इसकी संघनन क्या है, ठीक है। संघनन क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पीकरण क्या है। तो यहां से ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जल वाष्प क्या है, ये बात तो आप समझते हैं कि जल वाष्प क्या है। तो जल वाष्प है वायु में जो नमी की मात्रा है, ठीक है, वायु में जो नमी है उसे क्या कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जल वाष्प क्या है, जल वाष्प, जो जल वाष्प है, तो यहीं से हम तीन कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। एक तो समझना है किसको, एक समझना हमें वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण क्या है, एक समझना है वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, और एक समझना है संघनन क्या है, संघनन क्या है। इन तीनों को समझेंगे। तो टॉपिक डालेंगे जल वाष्प, टॉपिक डालेंगे जल वाष्प, ठीक है।
इसके अंदर ये तीनों पॉइंट लिख लेंगे, जलवाष्प कोई समझाने की जरूरत नहीं है, इसको पहले से हम बता चुके हैं। इसके अंदर ये तीनों पॉइंट लिख लेंगे। पहला लिखेंगे वाष्पीकरण, पहला लिखेंगे वाष्पीकरण, दूसरा लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन और तीसरा लिखेंगे संघनन। तीनों बातों को समझेंगे। तो पहला लिखेंगे वाष्पीकरण। देखिए जो जल है, जो जल है उसका गैसीय रूप में परिवर्तन, उसका गैसीय रूप में परिवर्तन वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। उसका गैसीय रूप में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पोत्सर्जन क्या है? वायु में उपस्थित जो जल वाष्प है उसका गैसीय रूप में परिवर्तन। अब यदि कोई पेड़ है, क्या है? पेड़ है, तो इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, अब इन पत्तियों में क्या होता है? इन पत्तियों में पेड़ों का भोजन बनता है। और पेड़ को अपना भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए, प्लस क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ठीक है, प्लस वाटर चाहिए। और इसको, इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि सनलाइट से, जो कि सनलाइट से रिएक्शन होती है और बन जाता है पौधे का भोजन। क्या बन जाता है? C6H12O6, ये पौधे का भोजन बन जाता है। ठीक है, यहां इसकी मात्रा 6 है और इसकी मात्रा 12 है। कितने अणु लिए गए हैं वाटर के? 12 लिए गए हैं। तो C6H12O6 यानी कि पौधे का भोजन ग्लूकोज बन जाएगा। चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, उनके अंदर जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, वो क्या होता है? वो ग्लूकोज ही होता है। तो ये क्या है? ग्लूकोज। प्लस क्या बचता है? प्लस बच जाता है 6H2O बच जाता है। प्लस क्या बच जाता है? ये 6O2 बच जाता है। ठीक है, अब ये क्या है? जो ये H2O है, जो H2O है वो क्या है? वो सनलाइट को पाकर उसका वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, इसका वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ऑक्सीजन हमारे काम आ जाती है। कितनी होती है? 21%। कितना होता है? 21% होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो वायु है कितनी है? 21% है। तो लिखेंगे बातों को, पहला पॉइंट डालेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण डेल्टा लिखेंगे वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें जल तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। भाई सागर से, नदियों से जो ऊपर वाष्प के रूप में जाता है, वही प्रोसेस है जिसमें जल तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये भी क्या है? जल है। गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण लेकिन वह प्रक्रिया जिसमें जल तरल रूप से, तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है, वाष्पीकरण कहलाती है वो प्रक्रिया। ठीक है, नंबर 2 वाष्पोत्सर्जन। नंबर 2 वाष्पोत्सर्जन। वह प्रक्रिया जिसमें पौधों की जड़ों, वह प्रक्रिया जिसमें पौधों की जड़ों के द्वारा पत्तियों को प्राप्त होने वाला जल वाष्पोत्सर्जन के प्राप्त होने वाला जल वाष्पीकृत होकर, जल वाष्पीकृत होकर, मत देखो, जल सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी या गर्मी से, गर्मी से
पत्तियों और फूलों से वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे संघनन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू, ठीक है, फॉर दिस टॉपिक। संघनन लिखेंगे जलवाष्प के जल में परिवर्तित होने को, जलवाष्प के जल में परिवर्तित होने को, जो वायुमंडल में जलवाष्प आ चुकी है उसके जल में परिवर्तित होने को संघनन कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। जलवाष्प के जल के रूप में परिवर्तित होना। भाई वाष्पीकरण क्या है, पहला पॉइंट समझेंगे। वाष्पीकरण क्या है, जो तरल जल है जो नीचे है, ठीक है, जो नीचे है वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ गया, ठीक है, वो क्या है, गैसीय रूप में परिवर्तित हो गया। अब ये जो गैसीय रूप में है तो यहाँ ऊपर जाकर ये क्या है, हीट पाकर ऊपर की तरफ गया है, तो ऊपर की तरफ जो डस्ट पार्टिकल मिलेंगे वहां पर क्या है, वहां पर धीरे धीरे ये क्या है, इकट्ठा हो जाएगा और इसका जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये क्या है, वापस जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा है हमने, ये लिखवाया है कि जलवाष्प के जल में परिवर्तन होने को संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं। अब ये संघनन जो होगा, ये संघनन दो प्रकार से होगा, संघनन दो प्रकार से होगा। यदि ऊपर एटमॉस्फेयर में हो रहा है, यदि ऊपर एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो क्या है, बादल बना देगा, ठीक है। यदि ये लिखेंगे संघनन, संघनन दो प्रकार से होगा। भाई जब ये यहां से जलवाष्प ऊपर उठेगी तो ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में ये क्या हो जाएगा, ये बादल का निर्माण कर देगा, ठीक है, बादल का निर्माण कर देगा। और यदि संघनन सतह पर हो रहा है, यदि संघनन नीचे सतह पर भी हो रहा है तो क्या है, तो उस समय कोहरा, पाला, ठीक है, इनका निर्माण करेगा। तो लिखेंगे इसमें संघनन उच्च वायुमंडल में, पहला इसमें पॉइंट लिखेंगे उच्च वायुमंडल में, उच्च वायुमंडल में, संघनन उच्च वायुमंडल में और सतह के पास, दो कंडीशन बनेंगी, सतह के पास, ठीक है। अब उच्च वायुमंडल में क्या है, बादल बना देगा, उच्च वायुमंडल में बादल बना देगा। और सतह के पास यदि संघनित हो रहा है तो क्या है, सतह के पास तीन कंडीशन उत्पन्न होंगी, जैसे एक तो पाला है, एक कोहरा है और एक ओस है, ठीक है, पाला है और अप टू 0 डिग्री। अगली हम बात लिखें पाले की, यहाँ पाला लिखो इसमें आप, ठीक है, पाला, और ये ओस और ये कोहरा, ठीक है, ये सब क्या है, संघनन के ही एग्जांपल है। तो यदि ये क्या है, यदि ये 0 डिग्री है, ठीक है, और अप टू 0 डिग्री है, और ये भी यदि अप टू 0 डिग्री है, ठीक है, इसमें एक बार जरा देख लेते हैं। पारा रहेगा बिलो 2, पारा जो है ये बिलो 2 0 डिग्री। यदि 0 डिग्री से नीचे है तो क्या हो जाएगा, पाला हो जाएगा। और यदि 0 डिग्री से ऊपर है तो क्या है, ओस है। और यदि 0 डिग्री से ऊपर है अप टू 0 डिग्री तो क्या है, कोहरा है। 0 डिग्री से ऊपर जाएगा तो कोहरा बने या कोहरा या ओस बन जाएगी, और 0 डिग्री से नीचे है तो पाला बन जाएगा, ठीक है। तो इस बात को अगला पॉइंट लेंगे ओसांक, ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लेंगे ओसांक, जब वो ओस के रूप में परिवर्तित होगा।
उसांक बिंदु ड्यू पॉइंट क्या है? भाई आपने देखा होगा कि क्या है, बर्फ जो गिरती है, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे उसांक में ड्यू पॉइंट है 0 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक। उसांक में लिखेंगे उसांक, 2 पॉइंट बनते हैं इसमें भी, एक तो 0 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक, ठीक है। जब ये बर्फ गिरती है, जैसे जम्मू कश्मीर में है, तो जो बर्फ गिर रही है तो वो क्या होगा, ये बर्फ गिर रही है, हिल स्टेशन वगैरह देखते हो तो क्या है, जब 0 डिग्री से कम हो, संगठित होकर 0 डिग्री से कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बर्फ रहेगी। अब जब 0 डिग्री से अधिक रहेगी तो ये क्या है, जल वाष्प, ये जल वाष्प की बूंदों के रूप में रहेगी, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए जल वाष्प बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, हल्की हल्की बूंदे रहेंगी, ठीक है। तो ये टॉपिक रहा, किससे संबंधित, ये टॉपिक था आपका आज का आर्द्रता से संबंधित। अब जो नया टॉपिक आएगा, 2 टॉपिक बच रहे हैं इसमें आपको, एक तो पढ़ना है क्या, बादल को पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा वर्षा को पढ़ना है। ये तीनों टॉपिक ऐसे एक से थे और ये आर्द्रता एक दूसरे से रिलेटेड थे। तो रिवीजन करते रहिए और देश की जो भूमिका है, देश में आपकी क्या भूमिका है उसे निश्चित कीजिए, प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। कल आपको इसके लिए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, धन्यवाद।